वेलकम टू माय चैनल मोनिका's क्लासरूम। आज काव्य हेतु पार्ट 2 लेकर हम आए हैं। इससे पूर्व पार्ट 1 में हमने काव्य हेतु क्या है, इसके संबंध में आचार्यों ने क्या राय रखे हैं, उनका दृष्टिकोण क्या है, इस संबंध में हमने आलोचना की। और इस भाग में हम काव्य हेतु के अंतर्गत प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, इस पर आलोचना करेंगे। काव्य हेतु 3 है, हमने ऊपर देखा कि वह है प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। अब देखते हैं प्रतिभा क्या है। काव्य सृजन के प्रसंग में सभी काव्यशास्त्रियों ने कवि प्रतिभा को सर्वोपरि स्थान दिया है। प्रतिभा ही वह तत्व है जिसके कारण साधारण व्यक्ति और कवि में पृथकता देखे जा सकते हैं। प्रतिभा के संबंध में काव्यशास्त्रियों ने अपना अपना मत दिया है। उनमें से रुद्रट, कुंतक, मम्मट, वामन, भामह, दंडी, आनंदवर्धन, जयदेव, आचार्य जगन्नाथ के नाम प्रमुखता से ली जाती हैं। अब रुद्रट ने इस संबंध में, प्रतिभा के संबंध में क्या कहा है कि मनसि सदा सुसमाधिनी नामने कदाभिधेयस्य अक्लिष्टानि पदानि च विभान्ति यस्यामसो शक्ति है। अर्थात जिसके बल पर कवि अपने एकांत मन में विस्फुरित होने वाले बहुविधि अभिधेयों अर्थात काव्य विषयों को अनुकूल शब्दों में सहज ही व्यक्त कर देता है, उसे शक्ति अर्थात प्रतिभा कहते हैं। और रुद्रट ने यहाँ 2 प्रकार की प्रतिभाओं का उल्लेख किया है। एक है सहजा अर्थात जन्मजात प्रतिभा और उत्पद्या अर्थात शास्त्र ज्ञान, अभ्यास आदि के बल पर विकसित प्रतिभा। इन दोनों में से रुद्रट ने सहजा को अधिक श्रेष्ठ माना है। राजशेखर ने भी 2 प्रकार की प्रतिभाओं का उल्लेख किया है, कारयित्री प्रतिभा और भावयित्री प्रतिभा। कारयित्री और भावयित्री, इनमें से कारयित्री के भी 3 भाग किए हैं, सहजा, आहार्या और औपचारिक। सहजा क्या है? सहजा अर्थात जन्मजात और ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा होती है। आहार्य शास्त्राध्ययन तथा अभ्यास आदि के द्वारा विकसित करना पड़ता है। औपचारिक मंत्र आदि से इसकी प्राप्ति होती है। अब भावयित्री प्रतिभा क्या है? जिस प्रतिभा के बल पर पाठक या श्रोता काव्य का अभिप्राय समझने एवं भाव को हृदयंगम करने में कृतकार्य होता है, वह भावयित्री प्रतिभा है। भावयित्री प्रतिभा भावक अर्थात पाठक में स्थित होती है। इसी प्रतिभा के बल पर पाठक काव्यानंद को प्राप्त करता है। कुंतक ने कवि प्रतिभा को जन्मजात ही माना है। शिक्षा अथवा अभ्यास आदि के द्वारा इसका विकास मात्र संभव है। आचार्य वामन ने कवितस्य बीजम प्रतिभानम अर्थात प्रतिभा कवित्व का बीज है कहकर प्रतिभा के अभाव में कवित्व रूपी विश्व का जन्म ही असंभव माना है। अब भामह ने क्या कहा है कि गुरुपदेशावध्यतु शास्त्रम जड़धियोप्यलम काव्यम तो जयते जातु कस्यचित् प्रतिभावतः अर्थात जड़ बुद्धि भी गुरु के उपदेशों से शास्त्र पढ़ सकता है, परंतु जहाँ तक काव्य सृजन का प्रश्न है वह कवि प्रतिभा के बिना संभव नहीं है। अब दूसरा जो है वह है व्युत्पत्ति। प्रतिभा के बाद आता है काव्य हेतु व्युत्पत्ति। अब देखते हैं किसने व्युत्पत्ति के संबंध में क्या कहा है। आचार्य मम्मट ने व्युत्पत्ति के लिए निपुणता शब्द का प्रयोग किया है।
यह निपुणता बराबर जगत को देखने और काव्यशास्त्र आदि के सम्यक अध्ययन से प्राप्त होती है। उन्होंने लिखा है, शक्तिर्निपुणता लोक काव्यशास्त्राद्य वेक्षणात्। केवल भावुक तथा प्रतिभावान होने से ही काव्य का सृजन संभव नहीं हो जाता, अपितु इसके लिए श्रुति, स्मृति, पुराण, लोक व्यवहार आदि का ज्ञान होना भी आवश्यक है। कवि प्रतिभा तो जन्मजात हो सकती है, किंतु उसका समुचित विकास न होने पर काव्य सृजन संभव नहीं होता, और उस विकास का एकमात्र आधार है प्रगाढ़ पांडित्य अर्थात व्युत्पत्ति। तीसरा काव्य हेतु है अभ्यास। अभ्यासो ही कर्मसु कौशलया बहिति। अभ्यास के लिए ऐसा कहा जाता है। अभ्यास से ही कर्म में कुशलता प्राप्त किया जा सकता है। तो देखा जाए तो इसका सामान्य अर्थ है निरंतर अनुशीलन। काव्य हेतु के प्रसंग में अभ्यास का आशय काव्य निर्माण, चिंतन, मनन और पठन आदि से है। काव्य सृजन में कुशलता प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन है अभ्यास। निरंतर अभ्यास से कवि की अभिव्यंजना में, भावाभिव्यक्ति में और अधिक प्रांजलता, माधुर्य और प्रभावशालिता का उदय होता है। अब संक्षेप में अगर हम कहें कि उपर्युक्त काव्य हेतु में कोई भी अकेला काव्य हेतु अकेला काव्य सृजन का कारण नहीं बन सकता, जब तक कि अन्य दो हेतुओं का समावेश न हो। यदि किसी कवि को ईश्वरीय वरदान के रूप में प्रतिभा प्राप्त हुई है, तो उस कवि की प्रतिभा के सम्यक विकास के लिए व्युत्पत्ति और अभ्यास आदि काव्य हेतुओं की अपेक्षा रहती है। तो संक्षेप में कहें तो तीनों काव्य हेतु एक दूसरे के पूरक होते हैं। यदि इन तीनों काव्य हेतुओं के स्थान निर्धारण का प्रश्न उपस्थित होता है, तो कहा जा सकता है कि काव्य सृजन के बीज रूप में कवि प्रतिभा होती है और व्युत्पत्ति और अभ्यास की स्थिति मिट्टी और पानी की सी होती है, जिनके अभाव में प्रतिभा रूपी बीज लता रूपी काव्य का रूप धारण नहीं कर सकता। तीनों काव्य हेतु ही अपने सम्मिलित रूप में कवि कर्म के हेतु हैं। तो हमने देखा कि काव्य सृजन के लिए प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों का होना ही आवश्यक है। सिर्फ प्रतिभा होने से या सिर्फ व्युत्पत्ति होने से या अभ्यास करते रहने से ही काव्य सृजन संभव नहीं होता। तो यहाँ तक आकर इस प्रस्तुति को हम समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा? अवश्य ही अपना कमेंट कीजिए। धन्यवाद।